अस्सलामुअलैकुम। बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। हम पढ़ रहे थे मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात। हमने देखा कि मीर तकी मीर की शायरी में फ़िक्र का अंशर थोड़ा ही सही, लेकिन जो है वो काफ़ी अहम है। वो अपनी शायरी के ज़रिए अपने जज्बात के साथ साथ हमें गौर व फिक्र करने की सलाहियत भी देते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी शायरी का मौजूए शुक्न। जो शायर किसी ख़ास नज़रिए या ख़ास फ़लसफ़े को अपनी शायरी का मौजू बनाता है, उन्हें पढ़कर एक तरह की तंगी का एहसास होता है। मीर तकी मीर किसी ख़ास नज़रिए के शायर नहीं, बल्कि ज़िंदगी में पेश आने वाला हर छोटा बड़ा तजुर्बा उनके दिल पर असर करता है और किसी शेर की बुनियाद बन जाता है। जो भी उनकी ज़िंदगी में वो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी को एक शेर के सांचे में ढाल देते हैं। मीर अपनी शायरी में बहुत से तजुर्बात पेश करने में कामयाब हैं और इनमें बड़ी तादाद उन तजुर्बात की है जो इश्क व आशिकी से मुतल्लिक़ है। ये वारदात वो है जो हर दिल पर कभी ना कभी ज़रूर गुज़रती है। इसीलिए मीर की शायरी में हर दिल को अपनी कहानी सुनाई देती है। तभी तो कहा गया है कि मीर ने आप बीती को जग बीती बना दिया, क्योंकि इश्क और आशिकी एक ऐसा मौजू है जिससे हर इंसान रूबरू होता है, उसको महसूस करता है, और जब मीर को पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये मीर की कहानी नहीं बल्कि मेरी कहानी है। इश्क से मुताल्लिक़ इन मीर का ये अशार देखिए। उनकी नज़र में हर तरफ इश्क ही इश्क फैला हुआ है। वो कहते हैं, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इश्क है तर्ज व तूर इश्क की तई, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। मीर इश्क की कैफियत को चेहरे और जिस्म की हालत से भी बयान करते हैं, और इस तौर पर कि एक ही कैफियत के मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ रंग सामने आ जाते हैं। कहते हैं अपने ही बारे में वो बयां कर रहे हैं कि इश्क के मर्ज़ में मुब्तला होकर उनकी हालत क्या हो गई। कहते हैं, कामत खमीदा रंग शिकस्ता बदन नजार, तेरा तो मीर गम में अजब हाल हो गया। कुछ जर्द जर्द चेहरा कुछ लागरी बदन की, क्या इश्क में हुआ है ए मीर हाल तेरा। तो इश्क एक ऐसा मर्ज है जिससे हर कोई दो चार होता है, और जब इश्क अपनी कामयाबी को नहीं पहुंचता तो जो दर्द और गम इंसान महसूस करता है, उसी का इजहार मीर तकी मीर ने अपने इस अशार में किए हैं। मीर की ज़बान। वर्ड्सवर्थ शायरी के लिए बोलचाल की आम ज़बान को पसंद करता है। मीर ने भी अपनी शायरी में यही ज़बान इस्तेमाल की है। मीर की इस खसूसियात पर रोशनी डालते हुए प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी लिखते हैं, मीर शेर नहीं कहते, बातें करते हैं। वो बातें जो सुनने वाले को ऐसी लगें जैसे पहले से इसके दिल में मौजूद थी। अंदाज ऐसा जैसा बेतकल्लुफ़ दोस्त से राज व नियाज में महू हो, लिहाजा सरगोशी का जबान आम बोलचाल की। तो नूरुल हसन नकवी मशहूर उर्दू अदब के मौर्रिख, उनका मानना है, और वो कहते हैं कि मीर शेर नहीं कहते बल्कि बातें करते हैं। वो बातें जिनको सुनकर लगता है कि ये मुझे पहले से ही मालूम थी, जैसे दो दोस्त बैठकर आपस में अपनी ज़िंदगी से जुड़े एहसास
तजुर्बात एक दूसरे से बांटते हैं और ऐसा लगता है कि वो आम बोलचाल की जो ज़बान है उसी को शेर के सांचे में ढाल देते हैं। मीर के कुलियात में ऐसे बहुत से शेर मिल जाएंगे जिन पर बातचीत का गुमान होता है और मीर को अपनी इस खसूसियात पर नाज भी है। इतने फ़ख्र से कहते हैं, बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी ना सुनिएगा, पढ़ते कसू को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। बातचीत की ज़बान में मीर के चंद शेर, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। तो एक उम्दा शेर और जिसको पढ़कर ऐसे लगता है कि नस्र के अंदाज में लिखा गया है और समझाइश के तौर पर लिखा गया है, लेकिन ये मीर की खासियत है, ये मीर का कमाल है कि वो ऐसे अल्फाज को भी, ऐसी बात को भी एक शेर की शक्ल दे देते हैं। बाहम सलूक थे तो उठाते थे नरम गरम, काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गई। तो एक ऐसा अंदाज मीर तकी मीर की शायरी में ही नज़र आता है। गनायत, मौसीकी या तरन्नुम शायरी के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरह अच्छी नस्र की खूबी ये है कि उसे बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो कानों को लुत्फ़ हासिल हो, उसी तरह अच्छी शायरी वो है जिसे गाया जा सके। कोलरिज के नज़दीक नस्र की तारीफ़ है अल्फाज बेहतरीन तरतीब के साथ, और शेर की तारीफ़ है बेहतरीन अल्फाज बेहतरीन तरतीब के साथ। मीर को लफ्ज़ों के इंतखाब और इनकी तरतीब दोनों का हुनर खूब आता है कि कौन सा अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। ये मीर की काबिलियत थी। अंदाज़ा होता है कि वो मौसीकी के फ़न में माहिर हैं। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं और इन्हें इस तरह शेर में बिठाते हैं कि दिलकश तरन्नुम पैदा हो। कोलरिज ने लिखा है कि सच्चा शायर रूह में मौसीकी लेकर पैदा होता है। ये मौसीकी इसके किरदार से हम आहंग होती है और जब अपने एजाज़ व इर्तिका से वो इसे दर्जा कमाल तक पहुंचा देता है तो अजीम शायर हो जाता है। मीर तकी मीर वो शायर हैं जिन्होंने इसे कमाल तक पहुंचाया है और अजीम शायरों की शफ़ में शामिल हो गए। कोलरिज का जो कौल है उसके मुताबिक मीर तकी मीर भी एक ऐसे शायर हैं जो मौसीकी अपनी रूह में लेकर पैदा हुए थे और अपने तजुर्बे, अपने एहसास, जो कुछ देखा, समझा, जाना, पहचाना, उन सब को मिलाकर अपने शेर में एक मौसीकी या तरन्नुम के अंदाज में पेश कर दिया और वो शायरी के खुदा हो गए। दफ्तर लिखते हैं मीर ने दिल के अलम के ये, या अपने तौर व तर्ज में वो फ़र्द हो गया। और कितना फ़ख्र के साथ वो इस शेर में कहते हैं। इनको अपनी शायराना काबिलियत पर फ़ख्र भी था और मीर के फ़न में गनायत, मौसीकियत और तरन्नुम है और अल्फाज की तकरार से इसमें और भी सुरीलापन बढ़ जाता है। वो अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज व तराकीब के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जिससे मीर के कलाम में मौसीकियत का इजाफ़ा हो जाता है। पेकर तराशी, लफ्ज़ों के ज़रिए तस्वीर बनाना पेकर तराशी होता है। मीर के कलाम की बुनियादी खसूसियत है ये एक ऐसा शेरी वसीला है जिससे कोई हालत या कोई मंजर कारी के पेश नज़र हो जाता है। वो जब उसे पढ़ता है तो सारा मंजर उसकी आँखों के सामने घूमने लगता है। पढ़ने वाले को या कारी को ऐसा लगता है कि वो पढ़ नहीं रहा बल्कि वहाँ घूम रहा है। तो सारा मंजर उसकी आँखों के सामने, उसके जहन में, दिलो दिमाग में छा जाता है। मीर के कलाम में शेरी पेकर हर तरफ बिखरे नज़र आते हैं। मीर के शायरी में पेकर तराशी का ये बेहतर नमूना है कि रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ।
کہا میں نے کتنا ہے گل کا شبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا شبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کافی عمدہ شعر ہے۔ استعارہ و تشبیہ، یہ شعر میں استعارہ اور تشبیہ جو ہیں ان کے استعمال سے ایک خوبصورتی، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ پیکر تراشی میں یہ کافی معاون ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو چاند کہتا ہے تو چاند کی تصویر آنکھوں میں کھینچ جاتی ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں ان کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ جیسے ان کا یہ مشہور شعر ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو ایک غریب کی چراغ کی تشبیہ انہوں نے اپنے دل کے ساتھ کی ہے کہ جس طرح غریب کا چراغ تیل کی کمی سے بجھنے کے کگار پر ہوتا ہے، ویسے ہی میرا دل ہے کہ یہ شام سے، یعنی میری زندگی میں ایسے حالات ہیں کہ یہ بھی غریب کے چراغ کی طرح بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک مشہور شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑیے گلاب کی شیر۔ سوز و غداز، میر تقی میر اپنی پوری زندگی میں غم سے گھرے رہے اور یہ غم ان کی شاعری میں پوری طرح نظر آتا ہے۔ میر کا ایک شعر ہے، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے مجلسوں میں نام میرا میر بے دماغ۔ مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے کہ غم و اندوہ کے شاعر سے سرور و انبساط کے شاعر کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ ان کی یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے کہ شاعری میں غم ہو تو وہ بلندی تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک حقیقت ہے کہ حزنیہ شاعری نشاطیہ شاعری سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کا دل چوٹ کھایا ہوا ہوتا ہے اور اسے اپنے غم کو بھلانے کے لیے جب وہ کسی ایسے شعر کو یا کسی ایسے گیت کو سنتا ہے جس میں غم کا اظہار کیا گیا ہو تو وہ اس میں ڈوب سا جاتا ہے۔ میر کا بھی کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا۔ نتیجہ یہ کہ پڑھنے والے کو ان کا غم اپنا غم معلوم ہوتا ہے۔ میر کے غم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں پسپا نہیں کرتا بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، وہ ہمیں کمزور نہیں بناتا۔ اسی لیے سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میر اپنے شعروں میں غم کا اظہار تو جا بجا کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم اس کے تلے دب نہ جائیں وہ برابر ہمیں سہارا دیتے رہتے ہیں۔ یا روئے یا رلایا اپنی تو یوں ہی گزری، کیا ذکر ہم سفیراں یاران شادماں کا۔ میر کی سادگی ان کے انداز بیان نے ان کے کلام میں بے پناہ تاثیر پیدا کر دی، اسی لیے وہ شاعری کے خدا ہیں۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میر کے شعر چپکے چپکے خود بخود دل میں اثر کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی مثال اس نثر کی سی ہے جس کی دھار نہایت باریک اور تیز ہے، اور اس کا اثر اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ دل پر جا کر کھٹکتا ہے۔ میر کا رتبہ انیس سے بلند ہے کہ انیس رلاتا ہے، میر خود روتا ہے۔ یہ آپ بیتی ہے اور وہ جگ بیتی۔ بہت بہت شکریہ۔